जय हिंद टू एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एचसीएस की। एंड आज हम अभी करंट अफेयर बेस्ड एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज अभी तक हम सारे करंट अफेयर बेस्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमने इन्वायरमेंट का अभी तक कवर नहीं किया है। लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी का किया था एंड आज हम एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन लेंगे। सो वेलकम बैक टू द माई एचसीएस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। एंड बिफोर स्टार्टिंग अगेन आई एम सेइंग कि आप कोई भी हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, या फिर कोई भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स या लाइव लेक्चर्स लेना चाहते हैं, तो आप O2IAS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड आप उसको अवेल कर सकते हैं। एंड मेनी डिस्काउंट्स आर देयर ऑल्सो। दिवाली डिस्काउंट था, उसके बाद वेरियस डिस्काउंट्स कम्स आते रहते हैं, न्यू ईयर तक आते रहेंगे ये। एंड आप हमारे कोर्सेज को अवेल कीजिए सो डैट आप सक्सेसफुली अपने पेपर को क्रैक करें। सो आज का क्वेश्चन मेरा है जो वो है डिस्कस द IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 6th असेसमेंट रिपोर्ट। AR6 को इसने कहा है कि जिसका इस बार टाइटल था द फिजिकल साइंस बेसिस। इसको यहां पर डिस्कस करने के लिए कहा है। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा कि इसके बाद ही COP26 जहां पर नरेंद्र मोदी जी गए और उन्होंने अपना पंच मंत्र दिया है। एंड इससे पहले जो AR5 आई थी, AR5 के बाद हमने देखा था कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। एंड पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमने देखा था, निकल कर आया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर था गुरुग्राम, द सनशाइन कंट्रीज। तो ऐसे ही IPCC की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं और जो ऑलमोस्ट 7 इयर्स के बाद आती हैं। एंड इसके 3 वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैंने साथ में लिख दिया है IPCC के बारे में, सो डैट अगर आपके डिफरेंट अगर सेपरेट कोई छोटा क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का IPCC के ऊपर, तो ताकि आप इसको भी आराम से टैकल कर सके, तो IPCC के बारे में मैंने यहां पर डिस्कशन कर दी है। नो, अब 1988 से ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास स्टार्ट होती है। 1988 से पहले हमारे पास ओजोन के लिए वियना कन्वेंशन आती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। एंड बट आफ्टर दैट जब क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो आता है, क्लाइमेट चेंज का एक कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद IPCC ऑर्गेनाइजेशन आती है, दैट इज इन द 1988। एंड उसके बाद हर 7 साल के बाद ऑलमोस्ट इनकी एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, जिसका नाम होता है असेसमेंट रिपोर्ट। एंड ये रिपोर्ट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट डील्स विद द साइंस बेसिस, उसको हम कहते हैं वर्किंग ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 2 एंड वर्किंग ग्रुप 3। ओके, तो वर्किंग ग्रुप के इसके 3 ग्रुप्स होते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है वो डील करता है विद द साइंस बेसिस, एंड द वर्क ग्रुप 2 डील्स विद द एडेप्टेशन कि क्लाइमेट चेंज से एडेप्टेशन कैसे करना है। एंड थर्ड डील्स विद द मिटिगेशन कि ग्रीन हाउस गैसेज को कैसे मिटिगेट करा जाएगा। प्लस यहां पर जो सिंक्स होते हैं लाइक ओशंस, फॉरेस्ट, सॉइल, ये किस तरीके से इंक्रीज करे जाएं सो दैट ग्रीन हाउस गैसेज का जो है इमिशन उसको रोका जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 रिपोर्ट्स आते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट हमारे पास अभी आ चुकी है, ऑलमोस्ट इन द अगस्त के महीने में ही आ गई थी। बाकी 2 रिपोर्ट्स अभी मार्च में और अप्रैल में आ जाएगी, उसके बाद फाइनलाइज हो जाएगा। एंड जो फाइनल रिपोर्ट होगी इसकी वर्किंग ग्रुप 3 की 3 के बाद हमारे पास नेक्स्ट ईयर आ जाएगा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि अभी जिसकी जो प्लेस है वो अभी डिसाइड नहीं हुई है। बट इस बार जो अभी COP26 हुई है स्कॉटलैंड में, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इसमें नेट जीरो एमिशन बाय 2070 पंच मंत्र दिए हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे COP को, सो डैट बिकॉज वो इससे ही कनेक्टेड है। लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आई थी AR5 वो 2014 में आई थी, एंड 14 के बाद ही हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। क्लियर वन। सो क्वेश्चन में पहले मैं IPCC के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, एंड उसके बाद इसमें जो भी इसकी फाइंडिंग्स आई है, बिल्कुल ये आपके लिए एक तरीके से सीधा मैंने फाइंडिंग्स सारी लिख दी हैं। इसमें से जो भी फाइंडिंग्स आप जितनी याद कर सको बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज इसमें तो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। बट अभी हम अपने HCS मेंस कवर कर रहे हैं, तो मेंस के लिए आपको यहाँ पे इसके पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। लाइक वी डिड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें भी सारे हमारे पास पॉइंट्स थे कि कौन कौन से बेसिक फीचर्स आए हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे पहले IPCC। नाउ इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी of the United Nations established by World Meteorological Organization and United Nations Environment Program UNEP in 1988। Before 1988 हमारे पास वियना कन्वेंशन आती है, हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है ओजोन डिप्लीशन के लिए, ओजोन गैस के लिए। नाउ उसके बाद 1988 के बाद जब क्लाइमेट चेंज जो एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी IPCC।
नाउ इसकी जो मेंबरशिप है इट इज ओपन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ WMO एंड द यूनाइटेड नेशन। आपके लिए ये IPCC मैंने इसलिए लेकर आया हूं बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गन्स भी आपका GS का पार्ट है। नाउ what are the functions of IPCC के functions क्या हैं? Now it provides scientific information in order to understand human induced climate change। इस बार नो डाउट IPCC की रिपोर्ट ने ये तो बता ही दिया है कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके पीछे ये नेचुरल नहीं है, ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण ही हो रहा है, ह्यूमन इंड्यूस्ड ही है। ठीक है, तो अभी तक ये कहा जा रहा था कि क्लाइमेट चेंज इज अ नेचुरल प्रोसेस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट ने दोबारा से बता दिया है कि इट इज अ ह्यूमन इंड्यूस्ड एंड ये अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आगे जाके हमारे लिए मुश्किल होने वाली है। वो सारी फाइंडिंग्स अभी हम पढ़ेंगे। नाउ इट कवर्स नेचुरल, political, economic impacts of these anthropogenic climate changes and possible response options। Anthropogenic means the human factors। Okay, it does not carry its own original research। अब ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट था, यहाँ पे जरूरी नहीं है, बट मेंस में अगर आपके पास ऑर्गन, ये इंटरनेशनल ऑर्गन्स में बॉडी आ जाती है तो आपको लिखना है कि इसकी जो भी अब रिपोर्ट बनी है उसके लिए जो साइंटिस्ट थे उसमें से कोई भी साइंटिस्ट IPCC का नहीं होता है, ये खुद से रिसर्च नहीं करते हैं। वेरियस साइंटिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड दे गिव देयर रिपोर्ट्स एंड उसके बाद वो सारी की सारी इकट्ठी कर IPCC अपनी AR रिपोर्ट देती है, असेसमेंट रिपोर्ट। Now, it does not monitor the climate or the related phenomena itself। ये खुद से नहीं करती है। ये दोनों प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। However, it conducts a systematic review of published literature and then produces a comprehensive assessment report। अब ये assessment report किसके बेस पे आ रही है? Various scientists ने जो अपनी अपनी रिपोर्ट दी थी। तो this is all about the IPCC। Now, अब यहां पर IPCC ने कौन कौन सी फाइंडिंग्स दी है, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्कशन पूछा है कि डिस्कस करो जो रिपोर्ट आई है। इसमें मैंने इंडिया वाले पार्ट को भी जोड़ दिया है कि इसका इंडिया पे कौन कौन सा इंपैक्ट पड़ेगा। नाउ द रिपोर्ट स्टेट्स दैट human activities are causing climate change and the planet is irrevocably headed towards warming by 1.5 degrees centigrade over pre-industrial times in the next 2 decades। जो यहाँ पर टारगेट बनाया था इन्होंने, क्वाइट ऑब्वियस है, ये तो बोल दिया है कि इसको ये हम आराम से ओवरकम कर जाएंगे। ओवरकम मतलब इसको हम टाप जाएंगे 1.5 डिग्री से। जिस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड अभी यहाँ पर इमिशंस हो रही हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं, जो हीट यहाँ पर क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, जैसे आपने इस बार कनाडा में भी देखा हीट डॉम बना, ठीक है, हीट वेव्स आ रही हैं, हैवी प्रेसिपिटेशन आ रही हैं, उत्तराखंड के फ्लड्स थे। तो जितने भी ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स हैं उसके कारण जो हमने यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था डिसाइड 1.5 डिग्री, ये कहा जा रहा है कि इसको शायद हम क्रॉस कर जाएंगे। Now, the report predicts that based on the existing commitments by countries to curb their emissions, the world is on the track for global temperature warming by at least 2.7 degree by 2100, called code red for humanity। 2.7 डिग्री देख रहे हो आप, कहां 1.5 की बात थी, ये कह रहा है कि 2100 तक आप 2.7 तक चले जाओगे अगर इसी तरीके से चलता रहा। एंड आपने देखा होगा इसी में अभी नरेंद्र मोदी जी बोल के आए हैं कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन ला देंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी यहां पर, जो यहां पर मोदी जी बोलकर आए हैं COP26 में। नाउ global temperature has already risen by 1.1 degrees Celsius from pre-industrial times and warned that 1.5 degree threshold was likely to be breached before 2040। ठीक है, 2015 में ये कहा था उन्होंने कि 1.5 के अंदर अंदर हमें कंट्रोल रखना है, बट यहां पे तो ये कह रहा है कि 2040 तक अगर इसी तरीके से चलते रहे तो हम इसे बहुत आराम से ब्रीच कर जाएंगे, बहुत ही इजीली। क्लियर, ये कुछ फाइंडिंग्स थी। नाउ मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज द रेनफॉल, कि रेनफॉल के रिगार्डिंग क्या कहा गया। ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पर जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने जा रही है उतने यहाँ पे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट करेंगे। हमने हिंद कुश वाला क्वेश्चन भी किया था। एंड जितनी मेल्टिंग होगी, आपको पता है कि ऊपर जो आइस है, क्वाइट ऑब्वियस है, अगर ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए काम आती है, एंड जितनी ये मेल्ट होती जाएगी, जितनी ही मेल्ट हो जाएगी, यहाँ पर हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आइस कवर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर वन, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज द एल्बिडो कॉन्सेप्ट। एल्बिडो क्वाइट ऑब्वियस है, अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ये हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, a phenomena such as heavy rainfall over the land for instance could be 10.5 wetter in the world, warmer by 1.5 degree and occur 1.5 times more often as compared to 1850 इंडस्ट्रियल पीरियड जो था, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, उसके कंपैरिजन में ये यहां पर क्या हो रहा है, 10.5% वेटर ज्यादा हो रहा है।
Clear? Now, second, at a global scale, extreme daily rainfall events would intensify by 7% for each additional degree centigrade of global warming. हर एक एडिशनल डिग्री से जितना बढ़ेगा, हर एक एडिशनल से यहां पर ये क्या कह रहा है कि 7% इंटेंसिफाई होगा, एंड क्वाइट ऑब्वियस है जितना ये होगा हैवी प्रेसिपिटेशन, इट लीड्स टू द फ्लड्स, एंड फ्लड्स के कारण लाइवलीहुड पे फर्क पड़ेगा डायरेक्टली. आपने उत्तराखंड का क्लाउड बर्स्ट देखा था, अभी फेब में भी वहां पर हुआ. The reason behind, the major reason is the human induced factors. Now next is the heat waves. heat waves का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि इस बार जहां कनाडा में अभी तक ठंड पड़ती थी वहां पर 48 डिग्री टेम्परेचर चला गया यहां पर, ठीक है. हीट डॉम जो बना, ये एक्सट्रीम आ रहे हैं, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जो आ रहे हैं, अब इसका रीजन क्या है? दैट इज द ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर. यहां पर इस रिपोर्ट ने कहा है कि द मेजर रीजन इज द ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स. At 2 degree of global warming, the heat extremes would more often reach critical tolerance threshold for agriculture and human health. Quite obvious है यहाँ पर agricultural and ecological loss होगा, ठीक है. एंड हीट वेव जितनी होंगी क्वाइट ऑब्वियस है ड्रॉट की तरफ भी यहाँ पर कंडीशन जाएगी, एंड लाइवलीहुड पे नुकसान यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा जितनी हीट वेव्स होंगी. तो यहाँ पर ये फाइंडिंग करेगी आईपीसीसी की, अगर यहाँ पर टेम्परेचर नहीं रोका गया, अगर ये इमिशंस ऐसे ही चलते रहे तो यहाँ पर हीट एक्सट्रीम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी. Okay, now global warming. Currently the global mean temperature rise is by 1.1 degree. अभी at present जो है वो 1.1 डिग्री है, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि the temperatures during the most recent decade 2011 से 2020 exceed those of the most recent multi-century warm period around 6500 years ago. उसको भी यहाँ पर exceed कर दिया है, ठीक है. ये रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग यहां पर फाइंडिंग दी है आईपीसीसी ने. सी लेवल राइज, ओशन आर वार्मिंग, क्वाइट ऑब्वियस है ओशंस वार्म हो रहे हैं, एंड इसके कारण आप देख रहे हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हो रहे हैं वो बड़े इंटेंसफुली आ रहे हैं, ठीक है. एंड यहाँ पे रिपोर्ट में बल्कि यहाँ पर फाइंडिंग्स दी गई है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें देखने को मिल सकते हैं, हमें इंटेंस प्रेसिपिटेशन देखने को मिल सकती है, हमें ड्रॉट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में अगर ये इसी तरीके से चलते रहे. Okay, now oceans are warming and sea level is increasing by 3.7 mm or about 0.1 inch a year. This rise has tripled compared with 1901 to 1971. The Arctic sea ice is the lowest it has been in 1000 years. आप देख रहे हो कि पिछले 1000 साल में आर्कटिक सी की जो आइस है वो सबसे लोवेस्ट करी गई है. जितनी ग्लोबल वार्मिंग होगी क्वाइट ऑब्वियस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी. हमने हिंदकुश रिपोर्ट में भी ये पढ़ा था. ओके, नाउ स्नो के लिए क्या फाइंडिंग्स आई है यहाँ पर? देयर हैज बीन अ 40% डिक्रीज इन आर्कटिक सी सिंस 1979. अभी हमने पढ़ा स्नो कवर्ड एरियाज एंड स्नो वॉल्यूम्स विल डिक्रीज ड्यूरिंग 21st सेंचुरी. ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये डिक्रीज होगा, एंड जितना डिक्रीज होगा क्वाइट ऑब्वियस है वहां का सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा. Now, snow line elevation will rise and glacier masses is likely to decline with greater mass loss in the higher greenhouse emission scenarios. Now, rising temperature and precipitation can increase the occurrence of glacial lake outburst floods. ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तराखंड वाला जो कॉन्सेप्ट हुआ था इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट जो हमने पढ़ा भी था, एंड लाइन स्लाइड ओवर मोरेन डेम लेक्स. जितना मेल्टिंग होगी क्वाइट ऑब्वियस है, और जब यहाँ पे ऊपर से पहाड़ पे से जब यहाँ पर मेल्ट होकर नीचे आएगा यहाँ पर लेक्स में इकट्ठा होगा एंड उसके बाद हैवी प्रेसिपिटेशन होगी, तो क्वाइट ऑब्वियस है वहाँ पर प्रेसिपिटेशन इतनी इंटेंस होगी कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स आएंगे, जिसका नाम था GLOF, दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स. इसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इन द उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट. Now, the report mentions that 2 or more climate change induced events are happening back to back. कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत सारे एक्सट्रीम क्लाइमेट के जो यहाँ पर हैं इवेंट्स वो बैक टू बैक हो सकते हैं, ट्रिगरिंग ईच अदर और अकर साइमल्टेनियसली एक साथ भी हो सकते हैं. द कॉन्करेंट हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स आर लाइकली टू बिकम मोर फ्रीक्वेंट. ठीक है, हीट वेव साथ में हो चल रही हो, क्वाइट ऑब्वियस है हीट वेव जितनी ज्यादा होगी ड्रॉट के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे यहाँ पर. ठीक है, एंड उसके बाद आपने देखा था ये उत्तराखंड का फ्लड्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब आपने क्लाउड बर्स्ट हुआ था इन 2013. Now, if emission continue to rise, the ocean and land, two important things would be greatly weakened and in their ability to absorb atmospheric carbon dioxide. अगर इस तरीके से ही बढ़ता रहा तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में और ग्रीन हाउस गैसेस का जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर?
नाउ द मेरीन हीट वेव्स आर कॉजिंग कोरल ब्लीचिंग, क्वाइट ऑब्वियस है, एसिडिफिकेशन ज्यादा होगी, एंड ग्रेटर एसिडिफिकेशन डिमोलिश फिश स्टॉक्स. The last decade was hotter than any period in the past 1,25,000 years. ये बहुत तगड़ी फाइंडिंग यहाँ पर दी है. नाउ अक्रॉस वार्मिंग लेवल्स, यहां पर उसने कंपेयर करा है कि जो लैंड वाला इलाका है वो ज्यादा वार्म होगा देन द ओशंस. हमें पता भी है कि जो लैंड होता है वो ज्यादा गर्म होता है एंड उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है. एंड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका वार्म देन द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक से ज्यादा आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है वो वार्म होगा. नाउ एक कॉन्सेप्ट यहां पर आया है क्लाइमेट इंपैक्ट ड्राइवर, जिसका नाम, जिसको दूसरा कह सकते हैं, जितने भी ये हैजार्ड्स हैं यहां पर, फ्लड्स हो गए, यहां पर ड्रॉट्स हो गए, मेरीन हीट वेव्स हो गए, हीट डॉम्स हो गए, जितने भी है इसका नाम दिया गया है CID. दे आर द एक्सट्रीम physical climate system condition that affect the element of society or ecosystem. यहां पर ठीक है, दे आर द एक्सट्रीम क्लाइमेट सिस्टम कंडीशन. एक्सट्रीम वाले कौन से हैं? जिसमें क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो क्रिएट हो रहे हैं, लाइक हीट वेव्स, हैवी प्रेसिपिटेशन, ड्रॉट्स, मेरीन हीट वेव्स, ये सब जो हैं दे आर कवर्ड अंडर क्लाइमेट इंपैक्ट ड्राइवर्स. Okay, so this is the first time IPCC has said that 1.5 degree warming was inevitable. कि भाई आपने जो पेरिस एग्रीमेंट में किया था ना कि भाई 1.5 डिग्री एज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, वो इनएविटेबल है, आप उसको नहीं ला सकते. इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आप ये नहीं ला सकते. The tropical cyclones are getting stronger and wetter with the increased global warming. आप देख रहे हो कि अभी तक जो है बे ऑफ बंगाल में मैक्सिमम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते थे, इस बार अरेबियन सी में भी 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए. रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग. जितना यहाँ पर पानी गर्म होगा, क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर हवा उठेगी एंड साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होगी. Sea level increase, high sea surface temperature, the presence of moisture in the atmosphere result in the intense cyclonic events, जैसे अभी तमिलनाडु में भी चल रहा है. Now, the carbon dioxide concentration in the atmosphere at around 416 parts per million are the highest they have been in 2 million years. सबसे एक्सट्रीम में इस बार जो है क्वाइट ऑब्वियस है कार्बन डाइऑक्साइड को नंबर 1 पे रखा गया है, एंड सेकंड इज द मीथेन 1. Now, the other air pollutants such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ammonia, ozone and particulate matters are their heights in the South Asia. particularly South Asia में ये सबसे एक्सट्रीम में चल रहे हैं. so ये सारी फाइंडिंग्स हैं. इसमें से आपको मेजर, मैंने बिल्कुल जो भी मेजर फाइंडिंग्स थी, रिपोर्ट तो ये बहुत बड़ी है, मेजर फाइंडिंग्स निकाल के यहाँ पर लिख दी हैं. आपको इन्हीं पॉइंट्स को कंसोलिडेट कर अपने आंसर्स में फ्रेम आउट करना है. नाउ इंडियन टाइप, उस पे मैं अगर मैं बताऊं इसकी फाइंडिंग्स पे, तो जो हीट वेव्स हैं और हीट रेस्ट, इट विल बी मोर इंटेंस, इन्होंने बताया इन द साउथ एशिया. एंड जो मॉनसून है क्वाइट ऑब्वियसली इस पे बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा. द चेंज इन द मॉनसून प्रेसिपिटेशन आर आल्सो एक्सपेक्टेड, कि जो दोनों के दोनों मॉनसून है, समर मॉनसून एंड द एनुअल मॉनसून, वो इंक्रीज हो सकता है. Now, the southwest monsoon has declined over the past few decades because of the increase of aerosols. हम देख रहे हैं कि अभी तो वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, but once this reduces, we will experience heavy monsoon rainfall. क्लियर? तो अभी इन द लॉन्ग टर्म जो कहते हैं, तो उसमें हम कह रहे हैं कि हैवी मॉनसून विच मे लीड टू फ्लड्स ऑल्सो. यहां पर इसने कहा ना कि 2 एक्सट्रीम जो हैं, फ्लड्स एज वेल एज द ड्रॉट्स, ये दोनों एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स हैं वो होने की आशंका है अगर इसी तरीके से ये चलता रहा. Now, India's geography make it extreme vulnerable to extreme climate events. The geography of India is such that it is surrounded by warm tropical waters of Indian Ocean on all the 3 sides हमारे पास, and the melting of Himalayas on the north. The northern India, specifically the Indo-Gangetic Plain, was one among the 3 agriculture regions along with the US Midwest and Central Valley where high ammonia concentrations were seen due to large scale of biomass. थर्ड नंबर पर हमें पता है, आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, इंडो-जेंजेटिक प्लेन थर्ड है आफ्टर मिडवेस्ट एंड द सेंट्रल वैली, जहां पर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ बायोमास हाई अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन है एंड जिसके कारण इमिशंस बढ़ती रहेंगी. एंड जो हमारा टारगेट है 1.5 वाला, वो उसको यहां पर कंट्रोल में लाना एक इनएविटेबल कंडीशन हो गई है अब. ठीक है, सिचुएशन हो गई है. ग्लेशियर इन द हिंद कुश रीजन्स विल कीप श्रिंकिंग एंड द स्नो कवर विल रिट्रीट टू द हायर ऑल्टीट्यूड्स. ये हमने करा था अपना हिंद कुश रिपोर्ट जब मैंने आपको हिमालयस की कराई थी. Now, with 7517 kilometer coastline, India will face significant threats from seas across 6 Indian ports. चेन्नई आप देख रहे हो अभी
कोची, कोलकाता, मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम, जो कि कोस्टल फ्लडिंग के निशान यहाँ पर हो सकते हैं, विक्टिम बन सकते हैं। इसमें से चेन्नई तो आपको एट प्रेजेंट अभी चल ही रहा है, आप देख रहे हैं कि चेन्नई में अभी 3 दिन का रेड अलर्ट दे रखा है एंड ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं। नाउ ये 7517 एग्जैक्टली उस रिपोर्ट में से है जो आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। द स्नो लाइन्स आर रिट्रीटिंग एंड दिस कैन कॉज अ चेंज इन द वाटर साइकिल, द प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, इंक्रीज फ्लड्स एज वेल एज द इंक्रीज स्कार्सिटी ऑफ द वाटर इन द फ्यूचर। ये हमने हिंदुकुश रिपोर्ट में करा था कि जितना पानी यहाँ पर मेल्ट होता रहेगा, ठीक है, एक टाइम तक तो ये फ्लड्स लेके आएगा क्योंकि पानी मेल्ट होकर ऊपर से ग्लेशियर से आ रहा है, बट इन द लॉन्ग टर्म जब ये यहां से निकलकर सी में ओशन में जाके मिल जाएगा तो यहां पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में इट मे लीड टू द फ्लड्स, बट इन द लॉन्ग टर्म ये यहां पर ड्रॉट्स ला सकता है। Now, change in the monsoon precipitation are also expected with both annual and summer monsoon projected to increase. Incidents of forest fires may go up because of the heat waves. Quite obvious है, ट्रॉपिकल इलाका है हमारे इंडिया का, जितनी हीट वेव्स ज्यादा होंगी उतने फॉरेस्ट फायर होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। क्लियर नाउ, सो ये मैंने साथ में इंपैक्ट बता दिया आपको कि इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसका। नाउ इसका अगर मैं कंक्लूजन कहूं तो इसको ये कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज is more threat, is like a far greater threat to humanity than the COVID-19. COVID-19 से भी ज्यादा क्लाइमेट चेंज है जो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है बिकॉज ऑफ इट्स इरिवर्सिबल इंपैक्ट्स। यहां पर तो फिर भी कोविड में वैक्सीनेशन लगा के धीरे धीरे उसको हम कर रहे हैं, कम हो रहा है, बट क्लाइमेट चेंज तो ह्यूमन इंड्यूस इतना हो चुका है कि उन्होंने कहा है कि 2050 तक ये नहीं हो सकता कि जो 1.5 का टारगेट है वो हम अचीव कर लें अगर इसी तरीके से चलते रहे तो। इसलिए अभी यहां पर पंचमंत्र भी दे के गए हैं COP26 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कि हमें ये अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। नाउ next is there is a need for drastic and immediate cut in the carbon emissions given that the changes to the climate already made are not reversible. So this report requires world leader, the private sector and the individual सबको इकट्ठे आने की जरूरत है to protect our planet, otherwise ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला है, even more than the COVID-19। COVID-19 से तो इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई थी जितनी कि इस ग्रीन हाउस इमिशन से और क्लाइमेट चेंज से आने वाले सालों में हो सकती है। So we need to control these ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, हमें इसमें मिटिगेशन भी लाना पड़ेगा। एंड जो भी COP26 में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पंच मंत्र देकर आए हैं एंड बाकी कंट्रीज ने जो अभी यहाँ पर कंसेंसस बनाया है उसको बहुत सीरियसली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। सो यहाँ पर IPCC अगस्त में हुआ था ऑलमोस्ट एंड इसकी हर 7 साल के बाद रिपोर्ट आती है, तो हमारे पास ये इस बार मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑल्दो COP अभी करंट में हुआ है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अभी 1 महीना स्टिल अभी पड़ा हुआ है पेपर के लिए, ऑलमोस्ट 3 तारीख को पेपर हमारा नेक्स्ट दिसंबर को। सो ये IPCC की रिपोर्ट थी, प्लस साथ में मैंने इसके इंडिया के ऊपर जो इंपैक्ट हो रहा है हमने वो भी साथ साथ इसमें कवर कर लिया है कि इंडिया के ऊपर लॉन्ग टर्म में क्या इसका इंपैक्ट होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज दिस IPCC क्वेश्चन इज कंसर्न्ड। एंड बिफोर कंक्लूडिंग माय टुडेस क्वेश्चन आंसर सीरीज क्वेश्चन, सो अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज अपनी रिवीजन लगातार रखना, बिकॉज रिवीजन ही आपको पेपर में लेके जाएगा, क्लियर करके जाएगा। बिकॉज अभी कोई भी नया सोर्स मत उठाना, जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उसको बार बार रिवाइज करना सो दैट आपका मोमेंटम लूज ना हो। बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है कि कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि नए नए सोर्स उठाना शुरू कर देते हैं, तो अभी जो आप कर चुके हो बहुत ही एफिशिएंटली कर चुके हो और बहुत अच्छे सोर्स से कर रहे हो, तो उसको बार बार रिपीट करना सो दैट आपको नए सोर्स के वक्त आपकी एनर्जी मोमेंटम बर्बाद ना हो। सो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग टुडेस लेक्चर। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।